पते पर पहुंचकर ज़मान ने वापस सारा सामान उतर कर घर के सामने रख दिया और वापस जाने लगा। दिलकश अंदर ही अंदर उसकी खामोशी मार रही थी। वो चाहते थे अब ज़मान ना जाए। ज़मान सबसे मिल चुका था। वापस जाने लगा तो दोनों की नज़रें टकराईं। दिलकश इस जोड़े में और भी कमाल लग रही थी। ज़मान को अपनी बीवी पर बेतहाशा प्यार आ रहा था, पर वो भी मजबूर था। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मामू। ज़मान ने सलाम किया। अरे तुम हो ज़मान, इतने बड़े हो गए। ज़मान मलिका आया तो उसको गले से लगाए खड़ा था। बस मामा एक वक्त हो गया आपसे मुलाकात की है। हाँ यार, छोटे से आते थे रबीना साथ, फिर तो बस मलिका आया चुप हो गया। उसने कहाँ आना था, वो तो मैं ले आई हूँ कि चलो मिल लेना सबसे, अब तो जाने का तैयार खड़ा है। रबीना ने गिला किया। ना ना कोई नहीं जा रहा, कल बारात है गील की, तुम कल जाना, बल्कि रहो शादी पूरी तो देख कर जाओ। मलिका आया जिद करने लगा। नहीं मामू, फिर कभी आऊँगा, अभी रात हो रही है, निकलता हूँ। दिलकश को पता था वो क्यों जा रहा है, पर वो चाहती थी ज़मान मर जाए, तो दिल में दुआएं करने लगी। ज़मान बेटा, भाई नायर ठीक कह रहे हैं, तुम कल चले जाना, अभी वैसे भी रात हो गई है, रहो इधर, हालात ठीक नहीं आजकल। मलक ताहिर ने प्यार से कहा। ठीक है चाचू। ज़मान वापस मलिक अनायत के साथ बाहर निकल गया। दिलकश ने गुस्से से जाकर अपना मोबाइल बेड पर मारा। क्या हो गया आप ही? ज़मान भाई भी चुप चुप है, कहीं फिर लड़ाई तो नहीं हो गई? सबा ने हंसकर पूछा। सबा नाराज़ मैं थी, पर मूड वो बनाकर घूम रहा है। दिलकश ने राज आयशा वाली बात बताकर सुबह बिना बताए ज़मान को इधर आने का बताया। आप ही आपकी गलती है, आपको पता है ज़मान भाई सिर्फ आपको चाहते हैं, और वो आयशा चुड़ैल की बातों में आपने उनको बताया भी नहीं हमारे आने का। उनका नाराज़ होना बनता है, सबा ने दिलकश को समझाया। सबा तो क्या मैं सॉरी कहूँ ज़मान को? दिलकश ने मासूमियत से पूछा। सबा हंसने लगी। हाँ जी, आप भी सॉरी करें अपने शोहर बल्कि मजनू से। मुझे पता है अब घर नहीं आएगा, ये लड़का मेरी जान लेगा कसम से। दिलकश ने दुख से कहा और बेड पर बैठ गई। क्यों नाराज़ हो? और खाने से क्या नाराज़गी? वो लड़कियों के कमरे में जा रहा था जब दिलकश ने उसे रास्ते में रोक लिया। वह ज़मान का हाथ पकड़कर इसको बरामदे के उस कॉर्नर में ले गई जहाँ लोग कम थे। दिलकश, मुझे बात नहीं करनी, तुम जाकर खाना खाओ, ज़मान ने बिना उसको देखे कहा और वापस जाने को मुड़ा। क्या मसला है? दिलकश ने झिझक कर उसका बाजू पकड़ लिया। मुझे मसला है? मुझे? कौन आया बिना बताए? तुमने एक मैसेज तक नहीं किया, मेरी कॉल्स नहीं पिक की। वो तो अगर चाचू मुझे कॉल ना करते कि गाड़ी ख़राब है, मुझे तो कभी पता ना चलता कि तुम लोग रावलपिंडी आ रहे हो। ज़मान ने पहली बार उस पर शदीद गुस्सा किया था। दिलकश उसको इतना नाराज़ देखकर रोने बिना न रह सकी। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। ज़मान वो हिचकी लेकर बोली। ज़मान ने पलट कर उसको देखा। सब्ज रंग के भारी काम वाले सूट में खुले बालों के साथ वह बिल्कुल परी लग रही थी। ऊपर से उसकी रोती सूरज। ज़मान को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। वो वापस और दिलकश के पास हुआ। रोना बंद करो, सब देख रहे हैं, और जितना डांट रहे थे वो किसी ने नहीं देखा। तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, वरना यूँ ना डांट रहे होते। वह अब रो रही थी। ज़मान ने नाराज़ क्या होना था और फिक्र पड़ गई। दिलकश, तुम्हारी गलती है, तुम्हें बताना चाहिए था ना, मैं कितना परेशान था। घर को लोग लगा हुआ था, तुम लोग थे ही नहीं। वो तो चाचू ने बताया तुम लोग रावलपिंडी शादी पर आए हो। ज़मान उसका प्यार से बता रहा था तो वो गलती मान गई। मैं तुमसे नाराज़ थी, तुम नहीं हो सके मुझसे नाराज़ मैं ही हो सकती हूँ। आंखें अभी भी पानियों से भरी थी। अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी मिसेस ज़मान, अब माफ़ कर दो प्लीज़, रो मत। ज़मान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्यों दूसरों की बात में आ जाती हो? मत किया करो अपने और मेरे साथ ऐसे। सॉरी, नहीं पसंद मुझे वो, फिर क्यों आसपास घूमती है? ज़मान समझो, उसने कुछ कर दिया तो मैं। दिलकश परेशान हाल थी। ज़मान उसकी बात समझ रहा था। कुछ नहीं होगा मुझे, तुम परेशान मत हो। चलो अब यहाँ लोग बहुत हैं, शादी वाला घर है, चलें। वह ज़मान का हाथ पकड़कर घर चल दी। आसिफ वो भारी जोड़े में मलबूस ज़मान को ढूंढ रही थी। वो सामने बैठा सबा से बातें कर रहा था। दिलकश ने इशारे से उसको पास बुलाया था। वो उठकर पास आया। क्या हुआ? दिलकश को परेशान देखकर ज़मान ने पूछा। वो आगे हुई उसके कान में बताने लगी। ज़मान ने, इतना भारी काम हुआ है, मेरी बैग सिप खुल गई है। ज़मान ने गौर किया। उसने एक हाथ से पीछे किया हुआ था। अच्छा मैं सबा को कहता हूँ, वो कर देती है। ज़मान उसको परेशान देखकर सबा को आवाज़ देने लगा था, जबकि दिलकश उसको खींच कर कमरे में ले गई। शादी तुमसे की है, सबा से नहीं। बीवी की मदद खुद किया करो, बंद करो ना इसको। दिलकश बस जिद थी, पर ज़मान आसपास रश देख रहा था। ज़मान, हाँ हम है, बस कोई नहीं है, रूम खाली है, इसको कर दो ठीक, मुझे फिर रस्म करनी है। वह अपना जूड़ा ठीक कर रही थी। मतलब में मुझे क्या मिलेगा? ज़मान ने उसकी बैग पर हाथ बढ़ाए थे। वह जिद बंद कर रहा था। पूरी तुम्हारी हूँ, और जनाब को क्या चाहिए? दिलकश ने प्यार से उसको देखा था, फिर ज़मान का इशारा समझ गई तो हंसने लगी। निशान लग जाना तो सब पूछेंगे यहाँ क्या हुआ, फिर क्या बताओगे? बीवी ने प्यार किया या कोई बहाना? दिलकश ने पलट कर अपने बाजू उसकी गर्दन के गिर डाले। वो मेरा मसला है, पर इस वक्त तो ऐसे जाने नहीं दूंगा तुमको। क्या ख्याल है ऐसी शादी में हम भी अपना हिस्सा डाल ले? ज़मान ने उसको खींच कर पास किया। प्लीज़ डाल लो।
इसी में हिस्सा कम से कम मैं अपने हबी को खुलकर बुला तो सकती हूँ ना, बात कर सकती हूँ। दिलकश ने ज़मान के बाल ठीक किए। अच्छा चलो कुछ करते हैं, अभी बारात का वक्त हो गया, चलो सब तलाश रहे होंगे। ज़मान ने दिलकश को याद दिलाया। वह उसके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद किए खड़ी थी। दरवाजे के बजने पर वह ज़मान से अलग हुई। एक तो ये दुश्मनी दुनिया मियाँ बीवी के दरमियान आ जाती है, दिलकश ने फिल्मी हीरोइन की तरह कहा। ज़मान कहका लगाकर हंसा। अरे चुप, कोई देख लेगा। उसके मुंह पर हाथ रखकर वो बोली, गौर से सुना तो बाहर सबा थी। दिलकश ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आ गई। अब दोनों का रोमांस अगर ख़त्म हो गया हो तो क्या हम चलें? आप ही मामू बुला रहे हैं और ज़मान भाई आपको अब्बू। अच्छा चलो। दोनों एक साथ कमरे से निकलने लगे जब सबा ने दिलकश के हाथ पकड़ लिया। आप ही बाहर बहुत लोग हैं, पहले भाई को जाने दो, अब बाद में जाना मेरे साथ। ओ हाँ ठीक है। दिलकश रुक गई। सबा कुछ ऐसा करो ना कि ज़मान आज फिर रुक जाए। दिलकश की ख्वाहिश पर सबा की हंसी छूट गई। आप ही वो आज बड़ी मुश्किल से रुके हैं, वो भी अब्बू ने कहा तो। ताया अब्बू ने ज़मान भाई पीछे अपने बंदे छोड़े हैं, पता नहीं उनको क्या है। ज़मान भाई आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं। सबा ने उसको राज की बात बताई। दिलकश हैरान थी। ताया अब्बू को मेरा ही शौहर नजर आता है। सही कहते हैं ज़मान, अब तो मैं भी मान गई। क्या कहते हैं ज़मान भाई? सबा ने तो जस्सू से पूछा। दिलकश कहती रुक गई। ज़मान जो कहता था कि उसके अब्बू कभी उनकी आबादी में इजाफा नहीं होने देंगे, फिर खुद ही कहकर लगाकर हंसी और सबा साथ बाहर आ गई। तुम अपने भाई से पूछना, वही तुमको अच्छे से समझा सकते हैं। मुझे तो इस पर हंसी आती है, पर यकीन हो गया। दिलकश सबा साथ बाकी लोगों की तरफ चली गई। बारात की तैयारी हो गई थी। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए थे। मलिक ताहिर रुबीना के साथ, मलिक अनायत के साथ सबा, दिलकश और इनकी कुछ कज़न ने ज़मान के साथ जाना था। सबा सुनो, ये शबनम कुछ ज़्यादा ही शौकी बन रही है, इसको ज़मान के साथ नहीं बैठने देना, जाकर जगह रखो मेरी। दिलकश ने गुड़ी डाल कर कहा। ठीक है आपे, पर जल्दी आ जाना, वो बड़ी चीज़ है। सबा ने शबनम से शुरू से ही डरती थी। शबनम सेहतमंद जो थी, मोटी ताज़ी देसी माहौल की आती। जो भी है तुम बस जाओ, बस मैं आ रही हूँ। दिलकश सबा को बताकर खुद पानी की बोतल उठाने चली गई। सबा बाहर आई तो आधे से ज़्यादा लोग जा चुके थे। शबनम बाहर खड़ी इनका इंतज़ार कर रही थी। सबा दिलकश को ले आओ, मुझे भूख लगी है, बारात का खाना खुलकर ख़त्म हो जाना तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। शबनम ने अपनी सेहत का राज बता दिया। दिलकश बाहर निकली तो ज़मान गाड़ी में उसी का इंतज़ार कर रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो गाड़ी के पास गई तो शबनम ने दरवाज़ा खोलकर सीट पर अपना हाथ रख दिया। दिलकश को तैश आया, ये मेरी जगह है। शबनम आधी बैठ गई, वो पूरी नहीं आई। ज़मान का हंसकर बुरा हाल हो गया। उसने मुँह दूसरी तरफ कर लिया। देखो शबनम, तुम इस जगह पूरी नहीं आओगी, बाहर आ जाओ, पीछे बड़ी जगह है, फिर खाना ख़त्म हो गया तो। दिलकश ने उसको मक्खन लगाया। वो मान गई। हाँ ये तो है, पर ये बहुत प्यारा है। शबनम ने ज़मान को देखकर कहा। हाँ बहुत प्यारा है, पर तुम्हारा भाई है। चलो अब निकलो। ज़मान कुछ बोलेंगे आप भी? दिलकश अब ज़मान पर बिड़स पड़ी। ज़मान ने चेहरा दिलकश की तरफ किया, फिर हंस पड़ा। सबा जो ये सब तमाशा देख रही थी वो भी हंस पड़ी। अब बैठ जाओ मेरी अकेली जान, फिर किसने आ जाना है? दिलकश बैठी तो ज़मान ने गाड़ी चला ली। रात के वक्त की बारात थी, पास भी जाना था। तकरीबन रात के 12 बज गए थे। वापसी करवाते घर आकर रस्में शुरू हो गई। ज़मान और दिलकश आमने सामने ही बैठे थे। सबा दिलकश के पास बैठी थी। ज़मान के कहने पर वो उठकर ज़मान की जगह आ गई। दोनों शौक से रस्में देख रहे थे। यार ये लोग अब क्या यूं ही लगे रहेंगे? वक्त दें दोनों को, नई शादी है उनकी, आपस में कोई बात हो, दोस्ती हो, सफ़र से वो लोग थक के गए होंगे। ज़मान ने दिलकश के कान में सरगोशी की। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। ज़मान पता नहीं रस्म कितनी चलनी है। दिलकश भी मध्यम सा बोली, पर दोनों की हैरत सातवें आसमान पर थी जब इस रस्म का पता चला। दूल्हा दुल्हन को अलग अलग कमरे में बिठा दिया गया था। ये रस्म थी कि 3 दिन नए दूल्हा दुल्हन को अलग कमरों में रहते। ज़मान को तो जो होना था, दिलकश का भी रंग उड़ गया। ये क्या बकवास है? ज़मान हमारा क्या होगा? दिलकश हैरत और परेशानी से बोली। शुक्र करो अपना निकाह हुआ है, खुलेआम मिल तो लेते हैं। ये रुखसती के बाद तो हालात ज़्यादा ख़राब नज़र आते हैं। ज़मान ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। ज़मान ये रस्म नहीं है, दुश्मनों की चाल है। अब दिलकश को भी हंसी आ रही थी। मैं तो कभी ना करूँ ये रस्म, तुम बेफिक्र रहो, हमने रुखसती करवा कर घर ही नहीं आना। ना ये पुरानी आंटियाँ होंगी, ना ही सब होगा, तुम मैं और हमारा घर। ज़मान ने होले से दिलकश के हाथ पकड़ कर तसल्ली दी। सारे लोग उठकर चले गए थे। तमाम रस्म हो गई थी। ज़मान और दिलकश भी अभी तक वहाँ ही बैठे हंस रहे थे। शबनम को ये अच्छा नहीं लगा। उसने जाकर कमरे में गलत बयानी कर दी। सारे ही उठकर बाहर आ गए। वहाँ कोई भी नहीं था। सबा ने उसको ये हरकत करते देख लिया था। उसने भागकर दिलकश और ज़मान को बताया। दिलकश कमरे में और ज़मान बाहर चला गया। घर में अब शोर शराबा मच गया। ज़मान घर आया तो पूछने लग गया, आंटी इसको क्यों मार रही हैं? बेटा इसको जूतियाँ ही पड़नी चाहिए, तुम पर दिलकश पर इल्ज़ाम लगाया इसने। ज़मान ने गर्दन मोड़कर दिलकश को देखा जो अपनी कहानियाँ बताकर रोने की अदाकारी कर रही थी। इसको रोता देख मामी ने शबनम को 3-4 और मार दी। बाहर चारपाई पर लेटे उसको बेसुकूनी से महसूस हो रही थी। गर्मियाँ शुरू हो गई थी। वैसे तो मामू इनायत का घर हवेली की तरह था।
جو شہر اور گاؤں دونوں کا ٹچ دیتا تھا۔ کمرے میں ویسے ہی بہت رش تھا، زمان نے الگ باہر سونے کا سوچ لیا۔ اب وہ لیٹا تارے گن رہا تھا، نیند کا نام ہی نہیں تھا، تو زمان نے اپنا موبائل نکال کر دلکش کو میسج کیا، دلکش جاگ رہی ہو یا سو گئی؟ وہ صبح کے ساتھ لیٹی بس کروٹ ہی بدل رہی تھی، نیند اس کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ موبائل کی رنگ پر اس نے فون اٹھایا اور اپنا دوپٹہ درست کیا، بیٹھ گئی۔ صبح نے خالی جگہ دیکھ کر اپنی ٹانگیں پسار کر سارے بستر پر قبضہ کر لیا۔ کہاں سو گئی زمان؟ جاگ رہی ہوں، نیند آ رہی ہے پر سویا نہیں جا رہا، اوپر سے صبح ساتھ بیڈ شیئر کرنا، مجھے ایسے کہاں آتی نیند؟ دلکش نے جواب دیا اور ٹانگیں فولڈ کر کے بیٹھ گئی۔ تمہیں صبح کے ساتھ بیڈ شیئر کرنا مشکل لگتا ہے، پھر میرا کیا ہوگا؟ مجھے میری بیوی پوری چاہیے، زمان نے جھٹ رپلائی دیا۔ زمان کا میسج سین کر کے دلکش کے چہرے پر مسکان چھائی۔ اب وہ بھی جواب لکھنے لگی۔ میں نے یہ بیڈ کہا ہے زمان، ویسے تب میرا بیڈ تم ہوگے، تمہیں تو ویسے نہ شیئر کروں کسی کے ساتھ، ایسے کیسے کروں گی؟ دلکش نے اس کی بے قراری کم کرتے رپلائی دیا۔ یار یہ عنایت ماموں کے صحن میں مچھر بہت ہیں۔ زمان نے اس کا میسج پڑھے بنا دوسرا کر دیا۔ تم صحن میں کیا کر رہے ہو زمان، پاگل ہو؟ دلکش نے جوتا پہنا جو ملا پہن کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ زمان نے اندھیرے میں لائٹ ماری تو وہ غصے سے جلدی اس کے پاس آ گئی۔ اٹھو اب یہاں سے، دلکش نے جاتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ زمان نے جھٹکے سے اس کو اپنی طرف کھینچا، موبائل پکڑ کر بند کیا اور اس کو اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ زمان ہم صحن میں ہیں، دلکش نے دل ملا کر کہا۔ زمان نے اپنے بازوؤں کی کمر پر جکڑ دی اور اس کے ماتھے پر کس دی۔ ساری عوام شادی کھا کر سو گئی ہے بیوی صاحبہ، بس ہم ہیں۔ زمان جا بجا اس کو پیار کرتا بولا۔ زمان دلکش نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اب مجھے ایسی نیند آ گئی تو ہمارا قتل ہو جانا ہے، دلکش نے پاس ہو کر زمان کے سینے پر ہونٹ رکھتے کہا اور پھر واپس لیٹ گئی۔ سنو دلکش، وہ ویسے ہی سو گئی تھی۔ زمان نے دھیان سے اس کو اٹھایا اور اپنی چادر اس پر ڈال کر دلکش کو چھت پر لے گیا۔ زمان کہاں ہے؟ ملک شہزاد نے آنکھیں نکال کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ آپ کو ہی بتا کر جاتا ہے، مجھے کیا پتا، میں تو خود آپ سے پوچھنے لگی تھی، مجھ کو نہیں بتا کر گیا۔ آفس میں بھی نہیں ہے، اس کی گاڑی آخری بار راولپنڈی روڈ پر سین ہوئی ہے، پر وہ گیا کہاں ہے؟ ہمارا تو ادھر کوئی نہیں۔ ملک شہزاد فون پر انگلیاں گھما کر سوچ میں پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام ہو، فون کر لیں۔ ہاں 2-4 بار کر چکا ہوں، پک کر رہا ہے۔ ٹھیک ہوں۔ ملک شہزاد کو اپنے بیٹے کی فکر تھی یا 2 کروڑ کی؟ سلیمہ ہر گزرتے دن کے گن رہی تھی۔ اب اس کو عائشہ کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا، ضرور زمان کا کسی کے ساتھ کوئی چکر چڑھا ہے، دونوں ماں بیٹی چلاک تھیں۔ عائشہ کا زمان کا کسی اور کے ساتھ کچھ ہے تمہارا فائدہ نہیں، وہ اکھر مزاج ہے، ورنہ مرد قابو کرنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو میرا ہی خون۔ اے سی والے کمرے میں کمبل تان کر لیٹی سلیمہ نئی سازش بنا رہی تھی۔ ایک تو میں امی کہہ کر تھک گئی ہوں، اپنا اچھا خاصا اپنے گھر مما کہتی تھی، آپ نے کہا امی کہہ زمان کے دل میں جگہ بناؤ، مشرقی بنو، یہ کرو وہ کرو، وہ مجھے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا۔ آپ شادی کا راکل آپ رہی ہو۔ نیل پالش لگا کر پھونک مارتی عائشہ ناک چڑھا کر بولی۔ ہاں چلو اب نہیں روکتی، جو مرضی کرو، یہ پتہ کرو زمان کا چکر کس کے ساتھ ہے۔ دلکش کو چاہتا ہے، ہر وہ چیز جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ لے جاتی تھی، اب تو زمان کو بھی لے گئی۔ زمان پاگل ہے، اس کے پیچھے میں کوئی غلط فہمی، کوئی لڑائی بھی نہیں ڈال سکتا، عائشہ نے جل کر کہا۔ پر سلیمہ کو چال مل گئی۔ تیرا وہ کزن ہے نا نومی، اس کو دو دلکش کا نمبر۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بہت گھٹیا ہے، آپ جانتی تو ہیں، پھوپھو کے سب لڑکیاں سے وہ کتنا آوارہ ہے، دلکش جیسی بھی ہے، اب اتنی بھی نہیں ہم نومی جیسا گنڈا اس کے پیچھے لگا دیں۔ عائشہ پہلی بار دل سے بولی۔ ارے کچھ نہیں کرے گا، وہ دلکش کو بس تنگ کرے گا، زمان کے دل سے اتر گئی تو ہمارا کام بن جانا ہے، 2 کروڑ اس کے نام ہے، پھر زمین ساری عیش کریں گے۔ سلیمہ نے پلان بنا کر اس کو ملا لیا۔ نومی بڑا کتا ہے، پیسے کون دے گا؟ عائشہ نے سوچا، ملک شہزاد دے گا اور کون دے گا؟ دونوں ماں بیٹی ہنس پڑی۔ ایک بات بتائیں، آپ لوگ سوتیلے تو نہیں؟ کوئی دلی ہمدردی پیار نہیں، بس روپیہ چاہتے ہو؟ عائشہ کو تجسس ہوا تھا۔ ہاں سوتیلے ہی ہیں، بڑی مشکل سے اس طاہر اور شہزاد کو الگ کیا میں نے، جان دیتے تھے دونوں بھائی ایک دوسرے پر، میں نے وہ آگ لگائی ابھی تک مچ رہی تھی۔ تیری ماں کوئی کچا کام نہیں کرتی، سلیمہ نے کہکا لگایا۔ وہ کافی دیر سوئی رہی، زمان اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس ہی لیٹا دلکش کو دیکھ رہا تھا، پھر کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی۔ زمان سب لیٹی رہو، کوئی نہیں ہے، ہم چھت پر ہے، زمان نے اس کو بتایا۔ اچھا ہوا اٹھ گئی ہو، دن نکلنے سے پہلے اپنے کمرے میں واپس جاؤ اور سو جاؤ، مجھے بھی واپس جانا ہے، آج بس ابھی ناشتہ کر کے نکل جاؤں گا، ابو کی کالز آ رہی تھی، میں نے کاٹ دی، امی کو بتا کر آیا تھا، وہ سنبھال لیں گی۔ زمان نے اس کو سب بتایا۔ جانا ضروری ہے، ابھی تو ولیمہ باقی ہے، زمان مت جاؤ۔ دلکش اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بیگم جس حساب سے شادی ہوئی ہے، ولیمہ مجھ کو دور دور تک نظر نہیں آ رہا، لگ جانے 8-9 دن۔ زمان کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ دلکش کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔
क्यों अब ऐसी भी बात नहीं, दिलकश ने फट कहा। ये हमारी रुखसती के बाद बताऊंगा क्यों। अभी उठो, अपने कमरे में जाओ, चलो। ज़मान ने अपनी चादर झाड़ कर इसका हाथ पकड़ कर खड़ा किया। मुझे लेकर आप आए थे, छोड़कर भी आप आओगे? दिलकश ने बाजू खोलकर कहा। मेरी फिल्मों हीरोइन तब रात थी, अब दिन होने वाला है, फिर खुद तुमको होना है। ज़मान क्यों किया ये वो? अगर तो शर्म पर काबू पा सकती हो तो ले जाता हूँ। ज़मान उसके गाल पर हाथ रख कर कहता नीचे देखने लगा। वो तो फिर आपका टच ही ऐसा है, करंट जैसा। दिलकश उसके बाजू से लग गई। हाँ तो मैं बिजली हूँ, दूर रहो फिर शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ज़मान ने सुर्खी से कहा। दिलकश लाल हो गई। अब शर्म साइड पर रखो और बताओ खुद को चलोगी या लेकर जाऊँ? ज़मान उसके हाल से महफूज हो रहा था। चली जाऊंगी खुद ही, दिलकश दूर होकर बोली। ज़मान ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं, नाश्ता बना देना अगर आता हो। साथ चलते वो इसको छेड़ रहा था। दूसरी तरफ मुँह करके वो मुस्कुराती रही। क्या हूँ बताओ ना, बना दूंगी या चाची को बोलूँ? ये इतनी ज़बानें हैं बात करने को, तुम प्लीज़ ये भैंस वाली हूँ ना किया करो, ज़मान ने तंग करते कहा। ज़मान, वो मुड़कर फ़ौरन उसको देखते बोली। यूँ नाम भी मत लिया करो, शॉर्ट सर्किट होते वक्त नहीं लगता। ज़मान ने उसको कंधा मार कर कहा। हद है, हटो, मुझे नाश्ता बनाने जाना है। दिलकश लाल पीली होकर सीढ़ियाँ उतरकर किचन की तरफ बढ़ी। मामी चाय बनानी है मुझे, साथ अगर कुछ है खाने को तो दे दे वो भी। दिलकश किचन में घुसी तो अंदर रश लगा था। वह समझी थी इस वक्त कौन होगा, पर अंदर सभी नाश्ता तैयार कर रहे थे। बेटा मैं बना कर देती हूँ, बता मीठा ज़्यादा या कम? मलिक अनायत की बीवी प्यार से बोली। मम्मी मैं बना लेती हूँ ना, बस खाने को कुछ निकाल दें, अंडे हैं तो वो उबाल दें। दिलकश ने सोच कर कहा। हाय हाय, मैं अच्छी चाय बनाती हूँ, क्यों अपने कपड़े ख़राब करेगी, बना देती हूँ मैं, मेरी कद्दूकश। मामी ने प्यार से दिलकश के गाल पर प्यार किया। हाय मामी, कैसे बताऊँ? अच्छा मामू को चाय का क्यों कहते, और फिर वो किसी और के हाथ की नहीं पीते क्यों? दिलकश आईब्रो चढ़ाकर पूछने लगी। सिंपल, तेरे मामू मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर तो किसके लिए बना रही है? दिलकश बता मुझे। मामी अब गौर से उसको देखने लगी। मामी अपने कज़न के लिए, ज़मान का पता है ना, वो बचपन से कहता है मुझे दिलकश से चाय बनाई। अभी मैं शर्त हार गई, कहानी डालकर दिलकश ने मामी को राज़ी कर लिया। अच्छा चल बना ले दिलकश, वैसे मुंडा बहुत सोना है, मेरी शबनम थोड़ी हल्की होती, मैंने दामाद बना लेना था। मामी की बात पर दिलकश को खांसी छिड़ गई। अच्छा मेरी हबीब मिला है सारे इसके पीछे, या अल्लाह रुखसती करवा दे, इनको पता चले वो दामाद है इनका। दिलकश ने चूल्हा तेज़ कर दिया। चाची अब्बू की कॉल आई है, घर पर डाका पड़ा है, मैं निकलता हूँ। आप चाची या दिलकश बल्कि मामू अनायत से भी जिक्र मत करना, मुझे पता है उनकी बड़ी पहुँच है, पर चाचू अभी मैं खुद जाकर देखता हूँ। ज़मान ताहिर को कोने में लेकर खड़ा बता रहा था जब दिलकश नाश्ता बना कर लाई। चाचू ये गाड़ी की चाबी आप रखो, मैं बस पर जा रहा हूँ, अभी अब्बू के लिए अकेले हैं। ज़मान ने जेब से चाबी निकाल कर ताहिर को दी। अब दिलकश को भी शक पड़ गया। ज़मान तेज़ कदमों से निकला, उसके पास आकर पलट से एक पीस अंडा उठाया, उसको इशारे से बताकर चला गया। अब ये ज़मान कहाँ गए हैं? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, भाई साहब ने बुलाया, शायद कोई काम है, लाओ तुम नाश्ता मुझे दो। परेशान होने की बात नहीं है। दिलकश परेशान से वापस आ गई। कुछ तो हुआ है, पर क्या? ज़मान ने रास्ते में अपने तमाम अफसर दोस्तों को फ़ोन कर दिया था। उसके घर में डाका कोई आम बात ना थी। वो सारे सफ़र बस यही सोचता आया, ये डाका नहीं हो सकता, ये कोई जनरल प्लान के मुताबिक हुई डकैती है। कौन है इसके पीछे, मैं पकड़ तो लूँगा। 1 घंटे के सफ़र के बाद वो स्टेशन पहुँचा और अपने दोस्तों के साथ घर को निकला। सारे रास्ते भी वो एक बात करते आए। 15 मिनट बाद ज़मान घर पर था। उसने कुछ चीज़ें नोट की थी। अंदर आया तो मलिक शहजाद परेशान था। ज़मान को देखकर तेज़ी से हर ज़मान के गले लग गया। अब्बू आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। मलिक शहजाद को सोफे पर बिठाकर ज़मान अपनी अम्मी की तरफ गया, उनके पास बैठ गया। अम्मी कब हुआ ये सब, और कौन था घर पर? ज़मान बेटा मैं और जायशा तो अपने कमरे में थे, हम तो नीचे ही तब आए जब भाई भाभी ने शोर मचाया। सलीमा सफाई देने लगी। पुप्पो मैंने आपसे नहीं अपनी अम्मी से पूछा है। वैसे कमाल है, घर पर इतना बड़ा डाका पड़ा और आपके हाथ में हीरे की अंगूठी चमक रही है। पुप्पो अजीब नहीं है? ज़मान उठाकर इनके पास घूमने लगा। अब मलिक शहजाद का ध्यान भी इस बात पर गया। तुम हमको चोर कह रहे हो ज़मान? सलीमा ने अदाकारी शुरू कर दी। नहीं पुप्पो, मैं तो बस हैरान था, पूछ लिया क्यों? अब बात अजीब नहीं है। हाँ जबकि वो एक का नाम नोमी कुछ था, वो तुम्हारी अम्मी के हाथ से गले से सब ले गया। तभी तो सलीमा नीचे आई। इस लड़के ने इसको कुछ नहीं कहा। मलिक शहजाद जो बताया गया। सलीमा पीछे होती गई। कोई बात नहीं अब्बू, पकड़ा जाएगा पूरा गिरोह, मैंने कैमरे लगाए थे, अभी पता चल जाना सब कुछ। ज़मान ने दाना डाला। दिलकश को जब से ये सब पता चला था इसका रो कर बुरा हाल था, ऊपर से ज़मान का फ़ोन भी बन जा रहा था। पता नहीं क्या है, इसको खुद जाकर मुश्किलात में खड़ा हो जाता है। पहले वो जायशा की चाल, अब ये सब। या अल्लाह मदद फरमा मेरे शोहर की, और दूर रख इसको उन सब से।
وہ پریشان حال میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی. یہ کیا بات ہوئی بھائی صاحب, میں نے بھی تو شور مچایا تھا, پوچھو بھابھی سے. سلیمہ ساری باتیں گول مول کر گئی. اچھا پھوپھو جان, آپ کہتی ہوں مان لیا, کہاں ہے آپ کی اکلوتی صاحبزادی؟ اتنا بڑا ڈاکہ پڑا وہ نظر ہی نہیں آ رہی, کہاں ہے؟ زمان ملک شہزاد کے سامنے وہ سبھی باتیں کھول رہا تھا جس پر شاید ملک زمان دھیان دے. سلیمہ کی ہوائی چھوٹ گئی. عائشہ تو اپنے کمرے میں سو رہی ہے. اچھا چلو ابو, آپ میرے دوست کو سب کہانی بتاؤ, کیا گم ہوا ہے اور کہاں سے؟ ذرا عائشہ سے مل کر آتا ہوں. زمان لاؤن سے گھومتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا. وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا. اس کا کمرہ بالکل بند تھا. سامنے عائشہ کے کمرے پر دستک دے کر وہ انتظار کر رہا تھا. عائشہ نے کھلے گریبان کی شرٹ پہنی تھی, ساتھ تنگ پاجامہ, ہاتھ میں بوتل پکڑ کر اس زمان کو دیکھتی رہ گئی. او ہیرو, آج میرے پاس خیر ہے, اپنی شرٹ کے بٹن بند کرو. زمان نے چہرہ گھما کر کہا, تم ہی کر دو نا, ایسا بھی تم سے میرا پردہ کیا؟ عائشہ اچھل کر اس کے پاس آ گئی. زمان نے اس کو پیچھے دھکیل دیا. اپنی حد میں رہ کر بات کیا کرو عائشہ, ایسی لڑکیوں کو ملک زمان منہ تو کیا جوتا نہ لگائے. عائشہ کو اپنی توہین برداشت نہیں ہوئی, اور جس سے لگے رہتے ہو کیسی لڑکی ہے جو آدھی رات کو ملنے آ گئی اپنے یار کو؟ عائشہ زہر اگل کر بولتی گئی, وہ بیوی ہے میری. زمان شیر کی طرح اس کی طرف لپکا اور گلے سے پکڑ لیا عائشہ کو. پورا نام سنو گی اس کا؟ تو سنو, دلکش زمان ملک. بیوی ہے میری ملک زمان کی. تم جیسی لڑکیاں مردوں کو بہلا سکتی ہو, بیوی نہیں بن سکتی. نہ تم کو کوئی بنائے. اب منہ سے ایک لفظ نکالا, زندہ گاڑ دوں گا. میرے اور اس کے درمیان غلط فہمی ڈالنا بند کرو. تمہارا تو کسی صورت نہیں ہو سکتا, بھول جاؤ. زمان اس کو دھکا مار کر باہر نکل گیا. وہ اپنا گلا پکڑ کر بیٹھی رہی اور کھانستی رہی. پھر فون نکال کر دلکش کی تصویر ایک نمبر پر میسج کر دی. اب پتہ چلے گا اس لیلا مجنوں کی محبت کا. زمان کہاں ہو؟ ایک تو یہ عذاب, اتنی لمبی شادی, وہ بھی کسی اور کی. ہماری ہی ہو جاتی, کم از کم پاس تو ہوتے. پتہ نہیں کب موبائل دیکھے گا. ایک تو تیابو کے ڈرامے نہیں ختم ہوتے. دلکش تپی ہوئی تھی. شادی تو ہو گئی پر ولیمہ 4 دن بعد کا تھا. ملک طاہر کو اپنی زمینوں پر جانا تھا تو وہ لوگ آج شام نکلنے والے تھے. راولپنڈی سے دلکش کو یہ خبر ملی تو خوش ہو گئی. دلکش اٹھی اور زمان کا پسندیدہ جوڑا نکال کر استری کرنے چلی گئی. اچھے سے تیار ہو کر وہ واپس آئی تو اپنی آنکھوں پر جیسے یقین نہ آیا. وہ سامنے زمان کھڑا تھا. وہ ملک عنایہ سے کچھ بات کر رہا تھا, ساتھ اس کی کزن اور ملک طاہر بھی تھا. دلکش کی خوشی کی انتہا نہ رہی. چاچو سامان رکھ دیتا ہوں, ساتھ آپ کے ڈیرے سے 2 گاڑیاں آ رہی ہیں, وہ پیچھے جائیں گی. میں یہاں سے ہی اپنی گاڑی لے جاؤں گا. مجھے اس واردات کا پتہ کرنا ہے. مجھے پھوپھو پر پورا شک ہے, ان کی نظر 2 کروڑ پر ہے. میں اسی کو دکھا کر سامنے لاؤں گا ان کو. ٹھیک ہے بیٹا, تم جو کرو گے میں ساتھ ہوں. ہاں زمان, ہم ساتھ ہیں. روبینہ بھی اس کو پیار کرتی. بھابھی کو لے آنا تھا ساتھ. وہ اتنے تنگ ماحول میں پریشان ہوں گی زمان. ہاں جی چاچی, امی بہت پریشان, پر ان کو میں نے سب بتایا ہے. اب تو ابو بھی کچھ ہوش کر رہے ہیں. زمان بیٹا, دلکش سے مل جانا, وہ کل سے سب کا سر کھا رہی ہے بھائی. اب ہم سے نہیں سنبھالی جاتی تمہاری بیوی, لے جاؤ ساتھ ہی. روبینہ نے اس کو چھیڑا. زمان تھوڑا شرمندہ ہوا. جی چاچی, میں مل لیتا ہوں, پھر نکلنا ہے. پر چاچو, ارے تم جاؤ, تمہارے چاچو اپنا وقت بھول گئے. جاؤ, شاباش, بیوی ہے تمہاری. چاچی ابھی نہیں, وہ تھوڑا اور ہو جائے ناراض, ایک ساتھ منا لوں گا. ابھی آپ لوگ نکلو, میں گھر جا کر مل لوں گا. ٹھیک ہے زمان بیٹا, اپنا دھیان رکھنا. ہاں بھی چاچی. سارے راستے میں تقریباً روتی ہی آئی تھی. غصہ اتنا کہ بات پر چڑ رہی تھی. صبح کے ساتھ اب تو روبینہ نے بھی اس کو بلایا نہیں. امی, شادی کے بعد لڑکیاں کیوں چڑتی ہیں؟ صبا نے ہولے سے ربینہ سے پوچھا. بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں. میری اور تمہارے ابو کی بھی ایسے ہی لڑائی ہوتی تھی. ان کی تو پھر لو میرج ہے. وہ دونوں ہنس رہی تھی. پھر دلکش کی آنکھیں دکھانے پر چپ ہو گئی. سفر نے ناراضگی میں نکال دیا تھا. گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی. صبا نے کھانے پر بلایا, وہ نہیں آئی. اب تو ملک طاہر نے بھی دلکش کا پوچھنا شروع کر دیا تھا. کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے طبیعت؟ میاں بیوی کی باتیں وہیں جانے ہو جائے گی. ٹھیک, ابھی آتا ہوگا سامان اس کو ٹھیک کرنے. طاہر آپ کھانا کھاؤ. روبینہ نے کھانا شروع کر دیا. السلام علیکم. زمان کمرے میں داخل ہوا. وعلیکم السلام بھائی, آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا کب سے. صبا نے دلکش کی طرف اشارہ کر کے کہا. اوہ اچھا, چلے میں آ گیا. ویسے سنا ہے آپ ہی نے سب سے جنگ کی ہے. زمان کو آئے 5 منٹ ہو گئے تھے. دلکش نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا. دل تو اس کا کر رہا تھا, گلا دبانے پر مجبور تھی. صبا جاؤ, کھانا لے کر آؤ, میں اپنی مسز کے ساتھ کھاؤں گا. آج پتہ چلا ہے جناب نے کھانا بھی نہیں کھایا. زمان اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ کر دلکش نے اپنا رخ بدل دیا. صبا اٹھ کر کھانا لینے چلی گئی. زمان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے کاندھے پر رکھ دیے اور دلکش کو ویسے ہی اپنے ساتھ لگا لیا. اس کی کمر زمان کے سینے سے لگ گئی. یہ اتنا ناراض نہیں ہوتے, اچانک جانا پڑا. پھر یہ سب ڈاکہ میں زمین تمہارے نام کرنے کے چکر میں راولپنڈی بھی گیا. ماموں عنایت سے مشورہ بھی لینا تھا. سوری. زمان بالوں پر ہونٹ رکھ کے بولا. دلکش نے کوئی جواب نہیں دیا تو زمان نے اس کو اپنی طرف موڑا. دلکش میری جان, کیا ہو گیا ہے؟ چہرہ صاف کر کے وہ پریشانی سے بولا. زمان, مجھے تم سے بات نہیں کرنی, بس جاؤ یہاں سے. دلکش نے اٹھنا چاہا
पर ज़मान ने उसका बाजू पकड़ लिया। क्यों बात नहीं करनी, हाल देखो अपना, तुम्हें इससे क्या मतलब, जब तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। दिलकश ने रो कर आंखें सुझा ली थी। पड़ता है फ़र्क दिलकश यार, ऐसा नहीं है। अच्छा सॉरी, देखो कान पकड़ रहा हूँ। तुम्हें मेरी मोहब्बत की थोड़ी सी भी परवाह नहीं, जहाँ खतरा हो भाग कर वहाँ चले जाते हो। यूं ही रुलाना था ना, तो ना करते मोहब्बत, ना करते शादी और ना आते मेरे पास। मुझे आदर डाल कर तुम मुसलसल रोने और खाना ना खाने से उसको जो चक्कर आया वो एकदम गिर गई। वो कब से उसके कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। जो ही डॉक्टर बाहर आई, ज़मान ने भाग कर पूछा। मलिक ताहर, सबा, रुबीना सब वहाँ थे। आपकी मिसेस का बीपी बहुत लो है, मेडिसिन जब वो कुछ खाएं तब देनी है, और याद रहे खाना लाजमी दिया। उन्होंने किसी बात पर डिप्रेशन लिया है, नींद भी पूरी नहीं, तो आराम करवाएं। डॉक्टर बताकर चली गई। ज़मान परेशान बाहर खड़ा रहा। चाचू मेरी वजह से सब हुआ। वो शर्मिंदा सा था। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे लिए बचपन से तो साथ हो, दोस्ती मोहब्बत, और अब शादी वो तुम्हारा करती बहुत है। अगर भाई साहब का मसला ना होता हमने कब की रुखसती करवा देनी थी। रुबीना उसके पास आकर बैठ गई। ये सारी बीवियाँ अपने मियाँ के लिए ऐसी ही होती हैं, तुम फिक्र ना करो, उसको खाना खिलाओ, तुम्हारी बात मान जाएगी। भाभी की कॉल आई थी, शहजाद भाई फॉर्म पर गए हैं, सलीमा और जायशा बाहर, तो वो भी आ रही है। दिलकश को मिलने उसको कहना तैयार हो जाए। रुबीना कहकर अपने कमरे में चली गई। सबा खाना देकर अपने कमरे में चली गई। ज़मान ने एक हाथ से दरवाज़ा खोला। अंदर आकर उसने खाना मेज़ पर रख दिया। दिलकश की तरफ देखा तो उसने फिर करवट बदल ली। अब कितनी सजा दोगी, मान जाओ यार, चलो खाना खाओ, पहले ही बीमार हो गई हो। अब दिलकश तुमसे बात कर रहा हूँ। ज़मान को अब इस पर बेतहाशा प्यार आया। उसने बढ़कर कमरे को लॉक कर दिया, अपनी चादर उतार कर सोफे पर फेंक दी और जूता उतार कर बेड पर उसके पास आ गए, कंबल उठा कर लेट गया। दिलकश तुम जान हो, मेरी गलती हो गई ना, आइंदा मैं कभी नहीं करूँगा इतनी लापरवाही। अब मान जाओ, प्लीज़ आओ, खाना खिलाता हूँ। फिर अम्मी आ रही हैं अपनी बहू से मिलने, ऐसे मिलोगी। ज़मान ने उसको बैग हक लिया हुआ था। उसका दिल पे काबू हो रहा था। दिल चाह रहा था यूँ लेटा रहे, पर नाराज़ थी। तो दिलकश ने अभी तक इसको मुड़कर नहीं देखा था। ताई अम्मी आ रही हैं। दिलकश ने हल्की सी करवट ली। ज़मान ने उसको बाहों में भर लिया और चेहरे पर प्यार करने लगा।